देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने लगा और जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा और तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना रहेगा। जिन जगहों पर मौसम ने करवट ली उनमें भुवनेश्वर भी शामिल है। वहां खूब हवाएं चली और फिर जमकर बारिश हुई। ये बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई और लोगों को हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ा। पंजाब के लुधियाना में भी आसमान में काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी। तेज बारिश से कहीं पर लोगों को सुकून मिला तो कहीं पर बादल आफत बनकर बरसे। उत्तराखंड के नैनीताल में तो हालात इतने खराब हो गए कि मानो बादल फट गया हो, क्योंकि बारिश का पानी अपने साथ पत्थर और मिट्टी बहाकर ले आया जो सड़कों पर जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। वहां बारिश और ओलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। इस साल अगस्त से दिसंबर के बीच भारत में वैक्सीन की कमी बहुत हद तक दूर हो सकती है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश में अगस्त से दिसंबर तक अलग अलग वैक्सीन की करीब 216 करोड़ डोज तैयार हो जाएंगी। नीति आयोग ने बताया कि इसके अलावा कुछ विदेशी वैक्सीन भी भारत आ सकती है और यह आंकड़ा 300 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। अलग अलग वैक्सीन की जिन 216 करोड़ डोज की बात की जा रही है, उनमें 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन जबकि 75 करोड़ डोज कोविशील्ड की होंगी। इनके अलावा भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की भी 10 करोड़ डोज तब तक तैयार होने की उम्मीद है। साथ ही रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की भी करीब 16 करोड़ डोज दिसंबर तक भारत में तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा बाकी कई कंपनियों की वैक्सीन के भी अगस्त से दिसंबर तक तैयार होने की उम्मीद है। केंद्र ने यह जानकारी भी दी कि रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भारत में आ चुकी है और अगले हफ्ते से उसे बाजार में उतार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोरोना नियमों की अनदेखी कर एक शादी समारोह में भीड़ जुट गई, जिस पर कार्रवाई करने गई पुलिस की टीम पर उन लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि उस शादी में करीब 200 लोग शामिल हुए, जिसकी सूचना मिलने पर कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे, लेकिन शादी में शिरकत कर रहे लोगों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पुलिस वालों की गाड़ी को घेर लिया और उन पर डंडों से हमला करने लगे। पत्थर मार रहे। गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर वहां से उन पुलिस वालों ने निकलने की कोशिश भी की, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होने की वजह से ऐसा हो न सका। गुस्साए लोग लगातार लाठियों और पत्थरों से हमला करते रहे। काट फोड़ो। इससे पहले पुलिस वाले उस शादी में मौजूद कुछ लोगों को कोरोना नियम समझाते नजर आए, लेकिन उन लोगों ने इस पर अजीबोगरीब तर्क दिए। बताया गया कि इस हमले में 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कोरोना की दूसरी लहर से नक्सलियों में भी हड़कंप मचा है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि अब वो भी जंगलों को छोड़कर गांवों की ओर भाग रहे हैं, जिसका पता छत्तीसगढ़ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के हाथ लगी एक चिट्ठी से चला, जिसमें यह लिखा था कि बस्तर के इलाकों में उनके टॉप कमांडर समेत कई साथी बीमारी से जूझ रहे हैं, जबकि कई सदस्य महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि न दवा है न खाने का सामान। लिहाजा इसी खौफ में कई नक्सलियों ने अचानक भागना शुरू कर दिया। ऐसे में यह आशंका है कि जिस तरह से वो गांवों की ओर भाग रहे हैं, उससे आम लोगों के कोरोना की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया है। गुजरात के डांग जिले से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आदिवासी इलाकों में जमीन पर लिटाकर कोरोना मरीजों का इलाज किया गया। आरोप है कि इन इलाकों में कोई डॉक्टर नहीं है और सरकारी अस्पताल भी कई किलोमीटर दूर है। और इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं की भी भारी कमी है, जिसकी वजह से कोरोना मरीजों को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज किया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कोरोना मरीज पेड़ों के नीचे लेटे दिखाई दिए। हालांकि उन्हें एक दूसरे से दूर रखा गया था, लेकिन मरीजों के घर वालों के साथ ही कई लोग आसपास खड़े दिखाई दिए। आजूबाजू एरिया में कोई डॉक्टर એટલા વાર નથી, 15 થી 20 કિલોમીટરની રેન્જમાં। वहीं नवसारी जिले में बनाए गए कई कोविड केयर सेंटर पर सन्नाटा पसरा दिखा। वहां भी जमीन पर ही मरीजों के लिए गद्दे बिछा दिए गए, लेकिन खबर है कि डॉक्टरों के न होने की वजह से वहां कोई नहीं पहुंचा। छोटा उदयपुर जिले से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां के कोविड केयर सेंटर पर तो ताले लटके दिखाई दिए। इस बीच राज्य सरकार ने दावा किया कि गांवों में हालात नियंत्रण में है। व्यवस्था થશે અને કેટલા ટનના પ્લાન્ટની ઓક્સિજનની જરૂરિયાત ઊભી થશે, જે સર્વેની કામગીરી ચાલશે ને એ પ્રમાણે કામ કરવામાં। खबर है कि कुछ जिलों के गांवों में डॉक्टर हफ्ते में 2 से 3 घंटे के लिए ही इलाज करने जाते हैं। जमाखोरी के आरोपों में घिरे मंत्री इमरान हुसैन को हाई कोर्ट और दिल्ली सरकार से क्लीन चिट मिल गई। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि केजरीवाल सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और अदालत को लिखित में जानकारी दी कि इमरान हुसैन ने दिल्ली सरकार के कोटे से ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि निजी तौर पर उन्होंने इसकी व्यवस्था की और लोगों में बांटा। सोमवार को इमरान हुसैन ने भी कोर्ट में सफाई दी थी कि उन्होंने फरीदाबाद से ऑक्सीजन सिलेंडर किराए पर लिए थे, जिसके दस्तावेज भी उनके पास हैं।
जो कोर्ट में जमा कराए गए, जबकि एक याचिका में दावा किया गया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार के कोटे की ऑक्सीजन और सिलेंडर बांटे थे। लेकिन सुनवाई में यह आरोप गलत साबित होने के बाद याचिका खारिज कर दी गई। बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस भी बाकी कई राज्यों की तरह लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ काफी सख्ती से पेश आ रही है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन, जबकि महाराष्ट्र में 1 जून तक लॉकडाउन जैसी ही सख्त पाबंदियां लगी। और इस दौरान जो लोग बिना काम अपने घरों से निकल रहे हैं, पुलिस उनसे सख्ती से निपट रही है, जिसकी एक तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई। पाबंदियों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम सड़कों पर मुस्तैद दिखी। रास्तों पर डटे पुलिस वाले वहां से गुजरने वाले लोगों से उनके पास चेक करते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग नजर आए जो जांच के लिए रोके जाने पर पुलिस वालों से ही उलझ गए। बिहार के सिवान में भी लॉकडाउन के दौरान सख्ती बढ़ा दी गई। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को पकड़कर पुलिस उनसे उठक बैठक लगवाती दिखाई दी। छोड़ेंगे नहीं। पुलिस के जवानों के साथ अधिकारी भी सड़कों पर गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी लेते दिखाई दिए। इस दौरान जिन लोगों ने प्रशासन की ओर से जारी पास दिखाए, उन्हें ही पुलिस ने आगे जाने दिया। एसडीएम फोर्स पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है। हर एक आने जाने लोगों की तलाशी ली जा रही है। लॉकडाउन सफल हो, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं जिन लोगों ने तय समय के बाद भी अपनी दुकानें खोल रखी थीं, उन्हें पुलिस और प्रशासन की टीम ने बंद करवा दिया। कोरोना संकट में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि पिछले साल ही कोर्ट ने जुलाई में प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए थे, जिनमें यह कहा गया था कि जो अपने गांव चले गए और जो बाद में शहर वापस आ गए, उनके लिए रोजगार या खाने का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन न तो उन निर्देशों का पालन हुआ, न ही किसी सरकार ने जवाब दाखिल किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से प्रवासी मजदूरों की दशा और उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं पर 1 हफ्ते में जवाब मांगा। साथ ही दिल्ली एनसीआर में सामूहिक रसोई बनाने को भी कहा है, जिससे कोई भूखा न रहे। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी के किनारे रेत में सैकड़ों शवों के दफन होने की खबर से हड़कंप मच गया। इतनी बड़ी तादाद में शवों के दफन होने की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की कई टीमें वहां पहुंच गई और इस बात की पड़ताल में जुट गई कि आखिर इतने ज्यादा शव वहां दफनाए किसने। वहां ज्यादातर शव नदी के बीचों बीच बने एक टापू पर दफनाए गए थे, जबकि कुछ को नदी के किनारे रेत में दबाया गया था। टापू तक पहुंचने के लिए पुलिस के कुछ जवान नावों पर सवार हुए और आगे बढ़ गए। वहां पहुंचकर काफी देर तक उन्होंने पड़ताल की। घाट पर मौजूद लोगों ने बताया कि वहां रोजाना 12 से 15 शव पहुंचते हैं, जिनमें कुछ को जलाया जाता है, जबकि कुछ लोग शवों को दफना देते हैं। उनको कुछ पैसे का अभाव रहता है, लकड़ियां नहीं ला सकते हैं, वो भी कारण है। इलाके के लोगों ने आशंका जताई कि ये शव कोरोना मरीजों के हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने इस तरह की आशंकाओं को नकार दिया। साथ ही कई टीमें बनाकर मामले की जांच भी तेज कर दी। तुरंत अपने एसडीएम को और पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजा है, उचित कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि उन्नाव के इस घाट पर 300 से ज्यादा शव दफनाए जा चुके हैं, जिसकी वजह से वहां शवों के अंतिम संस्कार की जगह भी कम पड़ गई। कोरोना संकट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री अब देश के जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली मीटिंग 18 मई को होगी, जिसमें 9 राज्यों के 46 जिलों के डीएम शामिल होंगे, जबकि 20 मई को 10 राज्यों के 54 जिलों के डीएम बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें उनके साथ उस राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी मौजूद रहना होगा। बताया जा रहा है कि पहले दौर में जिन राज्यों के अधिकारियों से बातचीत होगी, उनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा शामिल। इनके अलावा पुदुचेरी, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल और हरियाणा भी पहले दौर की लिस्ट में। अरब सागर में आने वाले टाउटे तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने 16 मई तक साल के इस पहले चक्रवाती तूफान के आने की संभावना जताई। जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, गोवा, केरल, गुजरात, लक्षद्वीप और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। इस खतरे की आशंका को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने समंदर में जाने वाले मछुआरों को अभी से आगाह कर दिया। साइक्लोन वार्निंग है, साइक्लोन वार्निंग, वेदर खराब होने वाला है, जल्दी हार्बर में जाओ, लौटो वापस। कोस्ट गार्ड ने अपने छोटे विमानों के जरिए भी समंदर में मछुआरों को अलर्ट किया, ताकि वो जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों तक पहुंच जाएं। संभावना है कि ये तूफान 20 मई को गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा सकता है, जिसका असर वहां के जामनगर और कच्छ इलाके में देखने को मिल सकता है। એટલા માટે
એની સમગ્ર વહીવટી તંત્રને કહીને टाउटे तूफान से निपटने के लिए दूसरे राज्य भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। करने पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें वेंटिलेटर तो मिल गए, लेकिन अब तक उन्होंने उनको अस्पतालों में लगाया ही नहीं। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी और बताया कि स्वास्थ्य सचिव ने खुद 11 अप्रैल को ऐसे 7 राज्यों को चिट्ठी लिखी जहां अब भी 50 से ज्यादा वेंटिलेटर 4 से 5 महीने बीत जाने के बाद या तो अस्पतालों में इस्तेमाल नहीं किए गए या लगाए नहीं गए। ऐसे में 9 मई को भी इन राज्यों को दोबारा चिट्ठी लिखकर वेंटिलेटर जल्द अस्पतालों में लगाने की गुजारिश की गई और इसे बनाने वाली कंपनियों के नंबर भी साझा किए गए ताकि जरूरत पड़ने या परेशानी होने पर उनसे संपर्क किया जा सके। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें जमीन विवाद की वजह से 2 पक्ष एक दूसरे से मारपीट करते नजर आए। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन का यह झगड़ा लंबे समय से चला आ रहा है, जो रात में हुई बारिश के बाद बढ़ गया और दोनों पक्ष विवादित जमीन में पानी भरने की बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते दिखे। इन लोगों को देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो जमीन का विवाद बातचीत से सुलझाना चाहते हों, क्योंकि उन्होंने पहले बहस की और फिर एक दूसरे को मारने लगे। यही नहीं, पास खड़े लोगों ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की और तमाशा देखते रहे। इस मारपीट में कई लोग घायल भी हुए जिन्हें पुलिस ने अस्पताल भेजा। मारपीट के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लाठी डंडे चले हैं, दोनों की तरफ से मुकदमे लिखे गए हैं और 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत की गई जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र के पालघर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं जिनमें प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। ये गोदाम महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बताया जा रहा है जहां रखे प्लास्टिक के कुछ पाइप से ये आग फैली, जो देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि उसने वहां रखे बाकी पाइप को भी अपनी चपेट में ले लिया। उनसे लगातार लपटें उठती रहीं और एक के बाद एक प्लास्टिक के सभी पाइप आग में स्वाहा होते चले गए। इससे पहले कि वहां पहुंचे दमकल कर्मी पहले से सुलग रहे कुछ पाइप से आग को बुझा पाते, उनके प्लास्टिक से बना होने की वजह से आग बढ़ती चली गई और आसमान में उठ रहे धुएं को देखकर वहां जुटे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बर्बादी के इस मंजर को देखते रह गए। काले धुएं के गुबार ने तो जैसे पूरे इलाके में अपना कब्जा जमा लिया हो। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग को बुझाने के लिए जी तोड़ मेहनत की।